मौजूद है नल्ला मंडी के अनाज मंडी के पास में, और ये डीडी दफ्तर है। और यहाँ पर नारियल पानी का जो दिया लगा बहुत ही बढ़िया है। और इस समय गर्मी शुरू हो चुकी है और ज़्यादातर हमें पेय पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है अपने शरीर के अंदर, और जितना हम ज़्यादा पेय पदार्थ लेते हैं उतना ही हमारा शरीर जो है बढ़िया चलता है। लेकिन जो नारियल है, नारियल के अंदर कितने गुण हैं और इसका जो पानी है उसके अंदर कितने गुण हैं वो अपने चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे। लेकिन अगर आपको नारियल लेने हैं और अगर आपको नारियल पीने हैं तो आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं वो यहाँ पर मंडी अनाज मंडी के कोने पे और डीडीए ऑफिस के साथ में है, और यहाँ पर आप आ सकते हैं। बहुत बढ़िया नारियल मिलते हैं, बहुत ही अच्छे और बहुत ही सस्ते। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आप अपने बच्चों को भी सुबह के नाश्ते में भी अगर नारियल का पानी और जो नारियल के अंदर जो गिरी निकलती है अगर वो खिलाएंगे तो वो और भी ज़्यादा जो है सेहतमंद बने रहेंगे। और आइए चले जानते हैं और क्या कुछ इसके फ़ायदे हो सकते हैं। शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए नारियल पानी पोषक तत्वों से भरपूर एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यह दिल और किडनी सहित आपके स्वास्थ्य को कई लाभ पहुंचाता है। हाल के वर्षों में नारियल पानी काफी लोगों के बीच ट्रेंडिंग ड्रिंक बन गया है। प्राकृतिक रूप से मीठा और हाइड्रेटिंग होने के अलावा नारियल पानी कई महत्वपूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर होता है। कई लोगों को नारियल पानी काफी पसंद होता है। स्वादिष्ट होने के साथ ही सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है नारियल पानी। यह एक प्राकृतिक और ताजा ड्रिंक है जो पोटेशियम जैसे आवश्यक इलेक्ट्रोल से भरपूर होता है, जो इसे हाइड्रेटेड रखने में अहम भूमिका निभाता है। नारियल पानी फैट फ्री होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो इसे त्वचा के स्वास्थ्य के लिए अच्छा बनाते हैं, और यह गर्मी में आपकी प्यास बुझाने के लिए एक अच्छा विकल्प है। नारियल पानी एक ऐसा पेय पदार्थ है जो कई महत्वपूर्ण पोषक तत्वों से भरपूर होता है। यह हाइड्रेशन के लिए एक अच्छा विकल्प है और इसमें प्राकृतिक रूप से मीठा स्वाद होता है। नारियल पानी इन दिनों ट्रेंडिंग ड्रिंक बन गया है और आमतौर पर कई लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। अगर आप भी इसे पीने के शौकीन हैं तो अगली बार इसे पीने से पहले एक बार नारियल पानी के कुछ फायदे जरूर जान लें। पहला फायदा, हाइड्रेशन। नारियल पानी शरीर को तत्परता से हाइड्रेट करता है और पेट की जलन और दस्त को दूर करता है। दूसरा फायदा, विटामिन और मिनरल्स। नारियल पानी में विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। तीसरा, पाचन तंत्र में सुधार। नारियल पानी पाचन तंत्र को सुधारता और खाने की पचाव क्रिया को बेहतर बनाता है। चौथा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। नारियल पानी में पोटेशियम की अच्छी मात्रा होती है जो उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। पांचवा, त्वचा की देखभाल। नारियल पानी में पाए जाने वाले विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट त्वचा के लिए बहुत उपयोगी होते हैं जो त्वचा को नरम, चमकदार और स्वस्थ बनाए रखते हैं। छठा, पेट की सफाई। नारियल पानी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर्स पेट की सफाई में मदद करते हैं और कब्ज को दूर करते हैं। इस तरह नारियल पानी का नियमित रूप से सेवन करना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। क्या आपने भी कोरोना महामारी के दौरान वैक्सीन लगवाई थी? अगर हाँ तो हो जाइए सावधान। क्या हुआ भाई? वैक्सीन तो मैंने भी लगाई थी कोरोना से बचने के लिए, तो अब क्या हुआ? बता रहा हूँ, शांति रख। कोरोना के समय में जब लोग महामारी से मर रहे थे तब हर कोई अपने नुस्खे बता रहा था। कोई नीम के पत्ते उबालकर पीने को कह रहा था तो कोई गोमूत्र पी रहा था। हर किसी ने इस महामारी से बचने के लिए अपने अपने तरीके अपनाए। काफी समय बाद कोरोना की वैक्सीन बनी जो भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा लगाई गई। अभी हाल ही में ब्रिटेन की एक कंपनी एस्ट्राजेनिका जिसने कोविड-19 की वैक्सीन बनाई थी उस पर ब्रिटेन की हाई कोर्ट में केस चल रहा है जिसमें उन्होंने वैक्सीन से साइड इफेक्ट होने का दावा किया है। ओह, कोविशील्ड, मैंने तो कोवैक्सीन लगवाई थी तो इससे मुझे क्या। भाई पूरी जानकारी के लिए सुन ले, काम आएगी। कोरोना के बाद भारत समेत दुनिया के कई देशों में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली। ऐसे में सवाल ये उठे कि क्या कोरोना की वैक्सीन दुनिया में अचानक बड़े दिल के दौरे और ब्रेन स्ट्रोक से हो रही मौतों का कारण है? ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनिका ने अब माना है कि कोविड-19 वैक्सीन अचानक बड़े हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के मामलों का कारण हो सकता है। एस्ट्राजेनिका का जो फॉर्मूला था उसी से भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड नाम से वैक्सीन बनाई। भारत में सबसे ज्यादा करीब 175 करोड़ लोगों को कोविशील्ड ही लगाई गई थी। वैक्सीन बनाने वाली ब्रिटिश कंपनी एस्ट्राजेनिका ने वैक्सीन से जुड़े सभी दावों को पहले खारिज किया था, लेकिन अब ब्रिटिश हाई कोर्ट में जमा किए गए दस्तावेजों में कंपनी ने माना है कि उसकी कोरोना वैक्सीन में कुछ मामलों में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी कि टीटीएस हो सकता है।
इस बीमारी में शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान को दिल का दौरा या फिर ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है। आपको बता दें, ब्रिटेन में एस्ट्राजेनेका के खिलाफ ब्रिटिश कोर्ट में 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। ऐसे में अब कंपनी ने कोर्ट में सफाई देते हुए कहा है कि उन लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं जिन्हें गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा। मरीजों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी सभी दवाओं और वैक्सीन के सुरक्षित इस्तेमाल के लिए सभी मानकों का पालन करती है। क्लिनिकल ट्रायल और अलग अलग देशों में डाटा से यह साबित हुआ है कि हमारी वैक्सीन सुरक्षा से जुड़े मानकों को पूरा करती है। दुनिया भर में रेगुलेटर्स में माना है कि वैक्सीन से होने वाले फायदे इसके दुर्लभ यानी रेयर साइड इफेक्ट से कहीं ज्यादा है। हालांकि वैक्सीन में किसी चीज की वजह से लोगों में साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जिसकी जानकारी फिलहाल कंपनी के पास मौजूद नहीं है। लेकिन ये बात तो साफ हो गई है कि कोरोना के बाद हार्ट अटैक के मामलों की वजह वैक्सीन हो सकती है। वैज्ञानिकों ने सबसे पहले मार्च 2021 में इस नई बीमारी TTS की पहचान की थी। ब्रिटिश मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक बाजार में आने के कुछ महीने बाद ही वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन के खतरे को भांप लिया था। लेकिन भारत में फिर भी सबसे ज्यादा लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन ही लगाई गई थी। अगर आपको भी कोविशील्ड वैक्सीन लगी है तो आप भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बाकी सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी यह देखना होगा। बने रहें टैलेंट ऑफ इंडिया के साथ। बाहरी दिल्ली के नरेला में एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया। ट्रेन की चपेट में आने से युवक का पैर कट गया। घायल उत्तर प्रदेश हरदोई का निवासी है। रेलवे पुलिस ने घायल को सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में भर्ती कराया। युवक का नाम धीरज बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि युवक रेलवे लाइन के साथ साथ चल रहा था। अचानक ट्रेन का हॉर्न सुनकर वह पटरी पर गिर गया, जिसके चलते ट्रेन की चपेट में आने से युवक के साथ यह हादसा हुआ। फिलहाल नरेला के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में युवक का इलाज चल रहा है। बाहरी उत्तरी दिल्ली नरेला विधानसभा क्षेत्र गांव भोरगढ़ में DDA पार्क के बिगड़े हालात। बाबू जगजीवन राम कॉलोनी के पास बने दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA पार्क भोरगढ़ की दयनीय हालत देखकर लगता ही नहीं दिल्ली विकास प्राधिकरण के पार्क में टहल रहे हैं। चारों तरफ गंदगी के अंबार। 1 साल पहले बनी पार्क की दीवार जो पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी, आज खुद दीवार सुरक्षा मांग रही है। साइन बोर्ड की प्लेट गायब है। सरकारी ओपन जिम की मशीनें गायब है। पार्क से घास गायब है। वहीं पार्क में बना वॉकवे गायब है। महिलाओं का कहना, गर्मी में 4:30 बजे सुबह पार्क का मेन गेट खुल जाना चाहिए, लेकिन 5:30 बजे चौकीदार गेट खोलता है, जिस कारण कुछ जल्दी काम से जाने वाले नागरिक पार्क का लाभ नहीं ले पाते। उद्यान विभाग की अनदेखी और अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार की मुंह बोलती तस्वीर सामने है। देखे पार्क के हालात। यहाँ सारे झूले टूटे हुए हैं, कोई भी झूला सही नहीं है। और यहाँ सबसे ज़्यादा परेशानी, पहले इतने अच्छे झूले थे, ना टहल लग रही है ना कुछ है, सारी ईंटें वीटें सब टूटी पड़ी है। जहाँ से दोबारा करते हैं तो दोबारा वहीं ईंट दोबारा लगा देते हैं। जहाँ मर्जी से रास्ता है, ना तो यहाँ पानी देते हैं, ना यहाँ फूल है, ना कुछ है, ना कुछ हरियाली है। कोई पार्क कोई ना, ये तो एक जंगल खाना है। एक भी झूला ठीक नहीं है, 1-2 है, उसको कोई भी सही नहीं करवा सकता, कोई भी कैसे ही होगा। झूले झूलने के लिए सब है, गार्ड भी ऐसे है, 5 बजे नहीं खोलते, 5:15-6 बजे गेट खोलते हैं। ये मतलब कोई ना है। पार्क की जगह पार्क नहीं है, यहाँ धूल भी उड़ रही है, यहाँ सफाई भी नहीं है। किसी कारण बताओ कौन कह देगा ये पार्क है। यहाँ अपनी एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं, यहाँ इस चीज़ का कोई वो बीमारी ख़त्म करने के लिए आते हैं। यहाँ तो सारे झूले वूले सब टूटे पड़े हैं, 1 घंटे उल्टे बीमार हो जाएंगे। झूले टूट रहे हैं, कई बहुत दिनों से बनवा नहीं रहे, और तो बहुत परेशानी है। फैला रखे हैं यहाँ, दिखा दे यहाँ पे मिट्टी के घास की जगह मिट्टी है, और मतलब कि साफ़ सफाई तो कतई ही नहीं है। मान लो आप रोज आते हैं? हाँ जी। क्या परेशानी आती है आप लोगों को? थोड़ी ये झूले सही से नहीं है,
एक्सरसाइज करने में थोड़ी दिक्कत आती है और कुछ नहीं। हालत सब टूट गई है, इसको कोई सही नहीं करवा रहे। आप ये देख रहे हैं हम मशीनें, अभी हमने पहले बाखनेर का दिखाया था आपको, बोरगढ़ का हम दिखा रहे हैं। ये सभी सांसद निधि से बने हुए पार्क हैं और इन पार्कों के अंदर जो ये व्यायामशाला खोली गई हैं, ये जिम जो खोले हैं ये सरकारी जिम है और इनकी मशीनें सभी गायब हो चुकी हैं। इनके जो पार्ट हैं मशीनों के सभी जो है गायब हो चुके हैं। आप ये देखिए सिंगल पार्ट बचा हुआ है, एक पार्ट को जो है चोर ले जा चुके हैं उखाड़ के। और यहाँ नीचे जितने भी टाइल्स हैं यहाँ कोई टाइल्स नहीं है। और पार्क की जगह पार्क नहीं है, गंदगी चारों तरफ है, अंबार लगे हुए गंदगी के, सब जगह जो है मिट्टी ही मिट्टी नज़र आ रही है। जबकि इसके ऊपर करोड़ों का बजट हर साल पास कर दिया जाता है, लेकिन वो बजट कहाँ जाता है ये सोचने वाली बात है। यहाँ लोग अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए आते हैं, जैसे अभी बताया था कुछ नौजवानों ने, महिलाओं ने बताया कि यहाँ पर अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए आते हैं हम, ना ही कि अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ने के लिए। अब ये देखिए ये है रख रखाव। अब ये देखिए पेड़, ये पेड़ गिनती में लेकर इसके ऊपर पता नहीं कितना खर्च दिखाया जा रहा होगा। ये देखिए ये पेड़ टूट जाते हैं, यानी इसका मतलब चौकीदार यहाँ ठीक से काम नहीं करते, जिसकी वजह से पेड़ों को भी तोड़ दिया जाता है और हर जगह गंदगी ही गंदगी है। शायद सफाई करने वाला कोई नहीं आता है। नाम आपका? मेरा नाम शांसा है। कहाँ के रहने वाले? बोरगढ़। ये सरकारी जिम है, यहाँ सारी टूटी हुई है। यहाँ जितने सड़क है पार्क में सारी टूटी हुई है, सारे घास वास सूखे पड़े हैं, ना यहाँ कोई व्यवस्था। हम आते हैं सुबह शांति के लिए, यहाँ पर सब धूल वूल उड़ती रहती है। यहाँ पर कोई देखभाल करने के लिए नहीं है, पानी डालने के लिए कोई नहीं है पेड़ पौधों में। और आप देख ही सकते हो हालत कैसे होती है। बस तो ठीक करने के लिए आते हैं, गंभीर करने के लिए नहीं आते। और बाकी आप देख ही सकते हो पार्क का क्या हाल है। क्या नाम आपका? विनय नाम है जी। कहाँ से आते हैं आप? बोलगर से। रोज़ आते हैं? हाँ, रोड डेली आते हैं। तो यहाँ पे जो मशीनें लगी हुई हैं ये ठीक है? ये खराब है। ख़राब है? हाँ, कितना सही है कितना खराब है। मतलब एक दो ही ठीक है? हाँ जी, दिक्कत यही है कि उसका गली रोड है जो सही नहीं है, गली का घास हरी नहीं है, सूखी है, बिल्कुल मरी पड़ी है। धूल उड़ रही है जी। तो ऐसे में स्वास्थ्य बनता है बिगड़ता है? नहीं बनता है जी। नाम सुरेंद्र मेहरा है। यहाँ पे हमारे पार्क में ये दो मशीनें लगी हुई हैं, ये टूटी हुई है, तो क्या करके इन्हें दोबारा से रिपेयर करवाए या नहीं लगवाए। अब जिस तरह से यहाँ लोग जो यहाँ पर रोज़ निवासी आते हैं घूमने टहलने के लिए और पार्कों में अपना स्वास्थ्य ठीक करने के लिए आते हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि चारों तरफ गंदगी फैली हुई है और मशीनें यहाँ पे टूटी हुई हैं, तो ऐसे में स्वास्थ्य बनेगा नहीं, बिगड़ेगा।
यहाँ से देखिए, यहाँ तो बोर्ड ही गायब कर दिए गए हैं कि इस पर क्या कुछ लिखा था, वो सभी गायब कर दिए गए। बाहरी दिल्ली के नरेला से अब एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। नरेला फ्लाईओवर डीडीओ ऑफिस के नीचे युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। युवक की लाश रेलवे ट्रैक के पास मिली। लाश कई घंटों पुरानी बताई जा रही है। हत्यारे का अभी तक कोई सुराग नहीं है। वहीं मृतक की अभी पहचान नहीं हो पाई है। ये है नरेला फ्लाईओवर और ये डीडीओ ऑफिस के साथ में है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अब एक डेड बॉडी मिली है जिस पर चाकू के निशान हैं। और ये रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक के साथ में ही वो डेड बॉडियाँ मिली है। और उसके लिए यहाँ पर जांच पड़ताल के लिए यहाँ भारी पुलिस बल मौजूद है, जिसमें क्षेत्र के डीसीपी, एसएचओ, एसीपी सभी मौजूद हैं यहाँ पर, और वो अपनी जांच पड़ताल कर रहे हैं। और ये मुनीम जी का बाग है। मैं आपको बता दूं, यहाँ से ये पैदल पथ बनाया गया है, जो यहाँ से का तकरीबन बहुत से मज़दूर आते जाते हैं जो स्वतंत्र नगर और बागनेर को आने जाने वाले हैं, या प्रेम कॉलोनी को। और ये इधर मैं बता दूं आपको, DSIDC है, ये बोरगढ़ DSIDC, जहाँ पर सभी मज़दूर काम करते हैं। और ये पता नहीं, अभी जांच का विषय है ये कि हुआ क्या है, आखिरकार कौन था कौन नहीं है। मृतक की अभी कोई पहचान नहीं हुई है। और पुलिस के आला अधिकारियों ने भी कोई भी जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया है। डीसीपी मौके पर थे। कैसे क्या हुआ सर? से आ रहा तो देखा है कि नीचे ना एक डेड बॉडी मिली है। लग रहा है यहाँ पे किसी का मर्डर हो गया है। पुलिस बल भी यहाँ पे काफ़ी तैनात है। दिल्ली के कई स्कूलों को धमकी भरे ईमेल किए गए, जिसमें इन स्कूलों में बम रखे होने की खबर से हड़कंप मच गया। इनमें द्वारका का DPS, मयूर विहार का मदर मेरी स्कूल और नई दिल्ली के संस्कृति स्कूल जैसे हाई प्रोफाइल स्कूल शामिल हैं। द्वारका के हाई प्रोफाइल DPS स्कूल में बम रखे होने की धमकी दी गई। सुबह 6 बजे दमकल विभाग को इसकी जानकारी मिली, जिसके बाद दिल्ली पुलिस व बम निरोधक दस्ते और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। पूरे स्कूल की तलाशी ली गई। वहीं पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार के मदर मेरे स्कूल को भी एक धमकी भरा ईमेल मिला। पूरे स्कूल को खाली करवाकर तलाशी ली जा रही है। इस तरह की धमकी नई दिल्ली के संस्कृति स्कूल को भी मिली। स्कूल में बम रखे होने की धमकी मिलने के बाद पूरे स्कूल को खाली करवा लिया गया। आपको बता दें कि इस तरह की धमकी भरा ईमेल वसंत कुंज के DPS स्कूल और दक्षिणी पश्चिमी जिले के DAV स्कूल को भी किया गया है। पुष्प विहार के एमिटी स्कूल को भी बुधवार 4:30 बजे धमकी भरा ईमेल किया गया था, जिसमें स्कूल में बम रखे होने की बात कही गई थी। दिल्ली पुलिस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि बुधवार सुबह दिल्ली के कई स्कूलों को बम की धमकी भरे ईमेल किए गए। ईमेल की IP एड्रेस से लगता है कि ये ईमेल देश के बाहर से किए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियां इस चीज की जांच में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि कल से अब तक कई जगह ईमेल आए हैं। इस ईमेल में डेडलाइन नहीं है, एक ही ईमेल कई जगह भेजा गया है। बता दें कि दिल्ली के स्कूलों को अक्सर इस तरह की धमकियां भरे ईमेल किए जाते रहे हैं। फरवरी महीने में भी दिल्ली के RK पुरम स्थित DPS स्कूल के प्रिंसिपल को इस तरह की ईमेल किया गया था। साकेत के एमिटी स्कूल में भी फरवरी में इस तरह की ईमेल आई थी। इस ईमेल में स्कूल से पैसे भी मांगे गए थे।
करनाल में लोकसभा प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर को चुनाव प्रचार के दौरान ग्रामीणों ने दिखाए काले झंडे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और करनाल लोकसभा के प्रत्याशी है। ये देखो ये वोट बांट दिए। किसानों ने कहा, जब हम दिल्ली जा रहे थे तो किसानों के रास्ते में कीलें गड़वाई गई, सड़कें खोदी गई, गंदे पानी की बौछारें मारी गई। किसानों को खालिस्तानी आंदोलन जीवी पता नहीं क्या क्या नाम दिया गया। किसानों ने कहा, हमने तो उसी टाइम बोला था कि जुल्म इतना ही करना जितना तुम सहन कर सको। अब बारी हमारी है, तब दिल्ली तुम्हारी थी, अब गांव हमारे हैं। झंडा लेकर पहुंचे भाई, विरोध कर दिया। तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। किसानों ने विरोध कर दिया भाई, किसानों ने विरोध कर दिया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर किसानों ने हरियाणा के करनाल में लोकसभा प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर को काले झंडे दिखाकर उनका विरोध किया। देखे पूरी वीडियो। इस टाइम की लाइव तस्वीरें मैं आपने दिखाने लग रहा हूँ। तो इस टाइम लाइव तस्वीरें करनाल लोकसभा के गांव बेलोना में आपको दिखाने लग रहा हूँ। और किसान विरोध करने लग रहे भाई, किसान विरोध करने लग रहे भाई, किसान ना विरोध करना है भाई। मनोहर लाल खट्टर है करनाल लोकसभा का प्रत्याशी और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। और आप देख सकते हैं किसान विरोध करने लग रहे हैं। किसानों ने काले झंडे और किसान झंडा लेकर पहुंचे भाई, विरोध कर दिया। तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। किसानों ने विरोध कर दिया भाई, किसानों ने विरोध कर दिया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रोड शो निकालने लग रहे थे और गांव बिलोना से तस्वीरें मैं आपने दिखाने लग रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें शेयर कर दो। ये देखो भाई काले झंडे, ये देखो गाड़ियां घेर ली है, ये देखो गाड़ियां घेर ली है। और ये देखो भाई लाइव तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई। इस टाइम बिलोना तो मैं लाइव तस्वीरें आपने दिखाने लग रहा हूँ। तस्वीरें ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और करनाल लोकसभा का प्रत्याशी है। ये देखो ये वोट बांट दिए, ये वोट बांट दिए भाई, ये वोट बांट दिए भाई। ये देखो प्रचार रथ के वोट बांट दिए। ये देखो भाई किसानों का विरोध भाई, किसानों का विरोध गाड़ियां नजर आने लग रही है भाई। ये देखो किसान विरोध करते नजर आने लग रहे हैं। और ये देखो तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहो भाई, तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहो। इस टाइम हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का रोड शो निकल था और किसानों ने विरोध किया, काले झंडे दिखाए। आप लाइव देवेंद्र यादव बने कांग्रेस पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बाद देवेंद्र यादव को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने आधिकारिक तौर पर आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार देवेंद्र यादव को तत्काल प्रभाव से दिल्ली स्टेट कांग्रेस कमेटी का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही वे पंजाब के इंचार्ज की जिम्मेदारी भी संभालते रहेंगे। उल्लेखनीय है कि देवेंद्र यादव 2 बार दिल्ली की बादली विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। उन्होंने 2008 और 2013 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। वो कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी के भी सदस्य हैं। बता दें कि अरविंदर सिंह लवली ने इसी शनिवार को दिल्ली प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली कांग्रेस हमेशा से लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ थी, लेकिन पार्टी आलाकमान इस पर आगे बढ़ गया। मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे 4 पेजी चिट्ठी में लिखा था कि आपसे गठबंधन और बाहरी शख्स कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी से खुद को बेहद असहाय महसूस कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि अरविंदर सिंह लवली ने 18 अप्रैल 2017 को भी कांग्रेस कमेटी का हाथ छोड़कर भाजपा का फूल थाम लिया था, लेकिन 10 महीने के भीतर ही लवली का भाजपा से मोह भंग हो गया और वह 17 फरवरी 2018 को फिर से कांग्रेस पार्टी में लौट आए थे।
गरीब बहन बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर कार्य कर रहे एनजीओ ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन के कार्यालय पर संस्था के संरक्षक संजय खत्री बाबा ने परिवार व संस्था के पदाधिकारियों के साथ अपना 49वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया। संस्था की सभी बहन बेटी व संस्था के पदाधिकारियों के साथ भगवान शिव अवतारी महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया और केक काटकर अपना 49वां जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर संस्था की अध्यक्ष संगीता योगी, संस्था के महासचिव व टैलेंट ऑफ इंडिया ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहतास सिंह योगी, सोनिया दीपचंद बंसल, आशा, टीचर अर्चना गुप्ता व अन्य सभी साथियों ने संरक्षक संजय खत्री बाबा का पुष्प मालाओं से स्वागत किया और सभी ने अपने शब्दों में जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन एनजीओ पर एनजीओ के जो संरक्षक हैं, मुख्य संरक्षक हैं भाई संजय खत्री जी, आज उनका जन्मदिन है। अब 49 शुरू हो चुका है आज से। आज दीप प्रज्वलित कर कर अपने 49 जन्मदिन की शुरुआत कर रहे हैं। उस पर आप सभी जो है पहले जोरदार ताली बजाइए। और ये बड़ा ही हर्षोल्लास का और ये बहुत ही अच्छा लगता है जब इस तरह से हम अपने परिवार के साथ तो मनाते हैं, लेकिन जब इन बच्चों के बीच मनाते हैं तो ये और अलग विषय हो जाता है। बहुत ही अच्छा लगता है ये। आज हम सबसे पहले तो कहेंगे जो यहाँ पे स्टूडेंट है, जो यहाँ कंप्यूटर सीखने के लिए आते हैं, हम उनसे कहेंगे आप पुष्पमाला पहना के स्वागत कीजिए। और अब मैं कहूँगा पूनम जी से कि पूनम जी भी जो है पुष्पमाला पहना के उनको जन्मदिन की बधाई दें। और धर्मपत्नी है तो मैं कहूँगा संजय जी आप अपनी धर्मपत्नी जी का भी स्वागत कर दीजिए। आप और इनकी बिटिया भी हमारे साथ में है और साथ में नाती भी है। ये बहुत ही सुखद अनुभव का महसूस होता है जिस समय हमारे बच्चे और बच्चों के भी बच्चे हमारे जन्मदिन में शामिल होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मैं कहूँगा कि बेटे का भी जो है स्वागत किया जाए। क्या नाम बेटे का? लियान दहिया का जो है स्वागत किया। कोमल, आज आपके पापा जी का जन्मदिन यहाँ पर मनाया गया और वो 48 साल के संपूर्ण हो चुके हैं और आज 39वां वर्ष से आरंभ हो रहा है। तो आज से पहले आपने जो है जन्मदिन जो देखे उनमें और आज में क्या अनुभव हो रहा है आपको? पहले जो जन्मदिन होते थे वो सिर्फ घर वालों के साथ ही होते थे। घर वाले भी क्या, मैं, मेरा भाई, मम्मी, पापा, ज़्यादातर हम 4 ही जने होते थे। आज पहली बार मैंने जैसे सोशल वेलफेयर में पापा का जन्मदिन देखा है। हमारे बच्चों ने बहुत ही धूमधाम से मनाया, बहुत ही सारी विशेष मिली है। मैं चाहूँगी कि पापा हर रोज़ मतलब जितने भी जन्मदिन आ गया है वो यही मनाए। बात यह है कि आज जो मैंने देखा है वो ये था कि हमने सबसे पहले दीप प्रज्वलित करा है अपने भगवान जी के आगे और अपने जन्मदिन की शुरुआत करी है। हम क्या करते थे, मोमबत्ती लगा के उसे फूंक मार के बुझा देते थे और बस ख़त्म हो जाता था। लेकिन वो दीप जो आज प्रज्वलित हुआ है भगवान जी के सामने, वो हमारे जन्मदिन का प्रतीक था कि हमारा जो आने वाला जो साल होगा जन्मदिन का, जो जन्मदिन के बाद साल शुरू हुआ है, वो भी उस दीप की तरह ही प्रज्वलित रहे, रोशनदार रहे। तो मैं भी यही चाहूँगी कि दीप हमेशा हम जलाएं अपने जन्मदिन पर, ताकि आगे वाला जो साल है वो भी हमारा रोशन भरा हो और उजाला ही उजाला हो। क्या नाम आपका? मेरा पूनम खत्री। पूनम जी, आज आपके पति देव का यहाँ पर जन्मदिन मनाया गया, जो संस्था के संरक्षक भी हैं, और इससे पहले भी आपने जन्मदिन मनाए होंगे, आप कई पार्टियों में भी गए होंगे, होटलों में भी गए होंगे, लेकिन आज जो आनंद यहाँ पे आया, क्या कहेंगे उसके आनंद की कितनी अनुभूति है? यहाँ जैसे सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन में बच्चों के हिसाब से जैसे जन्मदिन मनाया है, दीपक से शुरुआत की है, तो जैसे केक पे मोमबत्ती लगाते हैं, उनको बुझाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो मोमबत्ती नहीं लगानी चाहिए, नहीं बुझानी चाहिए, दीपक लगा के ही शुरुआत जन्मदिन की करनी चाहिए, ताकि आने वाला अगला साल है जो दीपक की तरह ही जगमगाता रहे। और बस यही चाहूँगी कि मेरे पति की लंबी उम्र के लिए सभी बच्चों ने जो कामना की है वो सफल हो। नमस्कार जी, मैं संजय खत्री, ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन, अपनी एनजीओ में ही संरक्षक के पद पे हूँ।
मुझे बड़ा अच्छा लगा इन बच्चों के साथ अपना जन्म दिवस मना के बड़ी खुशी है। दूसरी चीज़, हम जो मोमबत्तियाँ जला के आज तक जन्मदिन मनाते आए थे, ये सीख भी दी बच्चों ने कि अपने जो है जोत प्रज्वलित करके दीपक जला के उससे जन्म दिवस की शुरुआत करनी चाहिए। यही हमारी संस्कृति, यही हमारा सनातन धर्म है। उन बच्चों के साथ मैं तो एक ही संदेश कहना चाहता हूँ, सभी भाइयों से, बहनों से, सभी से यही कहना चाहता हूँ कि जो भी जन्म दिवस या कोई भी त्यौहार या कोई भी चीज़ मनाए तो थोड़ा समय निकाल के बच्चों के पास संस्था में ज़रूर आके मनाया जाए। उनको भी अच्छा लगता है और अपने आप को भी अच्छा लगता है। जितनी दुआएं वो बच्चे देते हैं, इतनी दुआएं तो घर परिवार में बैठ के या उसमें भी नहीं मिलेगी। जो परिवार बच्चों के साथ, ये भी एक परिवार ही होता है NGO को चलाना। NGO में जो बच्चे हैं उनके साथ जन्म दिवस मनाना परिवार होता है। तो आज बड़ा अच्छा लगा अपने परिवार के साथ मना के। धन्यवाद। सभी को मेरा आदेश। मैं संगीता राजकुमारी योगी और जिम सोशल वेलफेयर पथ विकास संगठन NGO की अध्यक्ष। जैसा कि अभी हमारे संजय भाई ने बताया, दीप जलाकर जन्मदिवस की शुरुआत की हमने और हमारी संस्था पर, हमारी संस्था के जो संरक्षक हैं उनका जन्मदिन मनाया गया। और आज बहुत हर्ष और खुशी का दिन है कि हमारी संस्था पर हमारे संरक्षक जी का जन्मदिन मनाया गया। और इसी अवसर पर हम उनकी धर्मपत्नी और भाई संजय जी को बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं देते हैं। ऐसा लगता है कि अगर उनके साथ में उनकी बेटियाँ और उनका नाती भी साथ में है।